जय हिंद साथियों, आज हम देखेंगे बिहार बजट 2024-25। यानी आज हम बात करेंगे आपका बिहार बजट 2024-25 से संबंधित जितने भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है इसको हम हल करेंगे। इससे पहले आपको हम बिहार बजट का सब्जेक्टिव टाइप भी करवा चुके हैं, इसके पूरे डिटेल्स में हम पहले पढ़ चुके हैं सब्जेक्टिव रूप में। तो यदि आप यह वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका भी हम लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप इस वीडियो को भी देख लीजिएगा। और ये जो क्लास आपका है ये आपका बिहार के सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर आपका 17वीं बीपीएससी और TRE 4 और आपका अभी जो आपका बिहार पुलिस के एग्ज़ाम चल रहा है इसके लिए भी आपका महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है, क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2024-25 में बिहार बजट का आकार क्या है। तो ये आपका है, ध्यान रखिएगा, 2,78,725.72 करोड़ ये इस बार बिहार का बजट है। इसे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका बी होगा। और ये अभी तक का बिहार का सबसे बड़ा बजट है, अभी तक के बिहार का सबसे बड़ा बजट है, इसे भी याद रखिएगा। और ये बजट किसने पेश किया है, तो इसने 13 फरवरी, ध्यान रखिएगा, 13 फरवरी 2024 को बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, सम्राट चौधरी द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था। तो याद रखिएगा बिहार का वित्त मंत्री कौन है, तो सम्राट चौधरी है। ऐसे आपको हम कल क्लास करवाए थे एक, जिसमें हम देखे थे कि बिहार में कौन क्या है, यानी बिहार का मंत्रिमंडल देखे थे। ठीक है, तो इस वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो इसका भी लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप इस वीडियो को भी देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, क्वेश्चन आपका सेकंड कह रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2022-23 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी GSDP में वृद्धि कितनी रही है। ये आपका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, खास करके बीपीएससी एग्जाम के लिए। बीपीएससी एग्जाम में आपका हमेशा ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो ध्यान रखिएगा बिहार के GSDP में कितना परसेंट वृद्धि हुआ है, तो 10.64% वृद्धि हुआ है। ध्यान रखिएगा 10.64% वृद्धि हुआ है और ये पूरे देश में सबसे अधिक है। यानी GSDP के वृद्धि में यानी आर्थिक विकास में देखा जाए तो सबसे ऊपर है आपका बिहार। आपका ऑप्शन बी होगा 10.64%। ध्यान रखिएगा पूरे देश में प्रथम स्थान पर है GSDP के वृद्धि के अनुसार बिहार। ठीक है, सेकेंड स्थान पर कौन है, तो आपका सेकेंड स्थान पर आपका आता है असम। ठीक है, सेकेंड स्थान पर आपका आता है असम आता है और असम में GSDP का कितना परसेंट वृद्धि हुआ है, तो 10.2% वृद्धि हुआ है। ध्यान रखिएगा असम में 10.2% GSDP में वृद्धि हुआ है। तीसरा स्थान पर आपका दिल्ली आता है, इसे भी ध्यान रखिएगा, तीसरा स्थान पर आपका दिल्ली आता है। ठीक है, और इसका जो GSDP का वृद्धि है ये आपका है 7.24%। 7.24% है ये आपका दिल्ली के GSDP में वृद्धि है। तो ध्यान रखिएगा बिहार प्रथम, असम सेकेंड और तीसरे स्थान पर आपका दिल्ली आता है। अब चलिए ये भी देख लेते हैं कि भारत का GSDP में कितना परसेंट वृद्धि हुआ है। तो भारत में देखा जाए तो भारत का GSDP में वृद्धि जो हुआ है ये आपका 7.24% हुआ है। 7.24% हुआ है। ये जो सभी डाटा हम बताए हैं ये सभी आपका यानी वास्तविक GSDP है। ध्यान रखिएगा वास्तविक GSDP है। देखिए GSDP या GDP ये आपका दो तरह से निकलता है। एक आपका निकलता है, ध्यान रखिएगा, एक आपका निकलता है जो आपका वर्तमान समय है, वर्तमान ईयर है इस पर, और एक आपका निकलता है आधार वर्ष पर। ठीक है, एक निकालते हैं आधार वर्ष पर। तो वर्तमान ईयर अभी जैसे आपका 2024-25 है, इसके अकॉर्डिंग जो आपका GSDP या GDP निकलते हैं उसको हम बोलते हैं मौद्रिक GDP या मौद्रिक GSDP। देश के लिए हो तो GDP और राज्य के लिए हो तो GSDP। और आधार वर्ष पर जो GDP निकालते हैं या GSDP निकालते हैं, जैसे अभी आपका आधार वर्ष है 2011-12। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो अभी जो GDP या GSDP कैलकुलेट करते हैं आधार वर्ष पर, ये आपका आधार वर्ष है 2011-12। तो इस आधार पर जो निकालते हैं GSDP या GDP उसको बोलते हैं रियल GDP या वास्तविक GDP। ध्यान रखिएगा रियल GDP या वास्तविक GDP या GSDP।
तो ये जो सभी डाटा हम बताए हैं ये सभी आपका रियल है, यानी आधार वर्ष पर है, 2011-12 के डेटा का अनुसार है, यानी आधार वर्ष पर ही आपका ये बिहार का जीएसडीपी वृद्धि हुआ है 10.64%। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका थर्ड है। क्वेश्चन थर्ड आपका कह रहा है कि बजट 2024-25 में बिहार राज्य के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीएसडीपी के ग्रोथ रेट का लक्ष्य कितना % रखा है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो हम डेटा आपको बताते हैं ये डेटा आपका बिल्कुल 100% सही है। ठीक है, 100% आपका ये डाटा सही हम बता रहे हैं। ठीक है, आप किसी भी क्लास से देखते हैं और यदि आपका डाटा में चेंज अंतर आता है तो आप इस क्लास को 100% राइट मानिएगा। ठीक है, ऐसे देखिए आपका बिहार बजट हुआ, चाहे आपका देश का बजट हुआ, चाहे आर्थिक सर्वेक्षण हुआ, उसमें आपका डाटा का खेल होता है और बहुत सारे कोचिंग या आपका यूट्यूब चैनल कहेंगे ये अलग अलग डाटा बताते हैं। ठीक है, तो आपका जो हम डाटा बता रहे हैं वो 100% सही है, बहुत मेहनत करने के बाद आपको हम बताते हैं। ठीक है, आप देखते होंगे क्लास हम बहुत कम लेते हैं लेकिन आपका जो भी लेते हैं वो सटीक लेते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये जो अभी बिहार बजट हम करवाने जा रहे हैं इसमें जो भी डाटा बताएंगे वो 100% सही है। अब यदि किसी से आपका अंतर आता है तो उसको आप गलत मानिए और ये इस क्लास को आप सही मानकर चलिएगा। ठीक है, तो इसका क्या होगा, इसका आंसर क्या था क्वेश्चन कि बिहार का जीएसडीपी में ग्रोथ रेट में कितना % वृद्धि का लक्ष्य रखा है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका रखा है 15.5%, यानी 2024-25 में बिहार के जीएसडीपी में कितना वृद्धि का लक्ष्य रखा है, तो 15.5% वृद्धि का लक्ष्य रखा है। इससे आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन में अंतर है, यहाँ पे आपको दिया गया है कि 2022-23 में बिहार के जीएसडीपी कितना % वृद्धि हुआ है, तो ये आपका हुआ 10.64%। और यहाँ जो प्रश्न आपका है ये कह रहा आपका कि 2024-25 में बिहार के जीएसडीपी में कितना % ग्रोथ होगा। ठीक है, तो ये आपका है 15.5%, इतना लक्ष्य रखा है। तो दोनों क्वेश्चन अलग है, ध्यान से एग्जाम में भी क्वेश्चन को पढ़िएगा और यहाँ भी आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 4 है। क्वेश्चन का आपका बिहार सरकार ने बजट 2024-25 में राज्य के राजकोषीय घाटा का लक्ष्य जीएसडीपी का कितना % रखा है। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, खास करके बीपीएससी एग्जाम में। ठीक है, बीपीएससी एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ये आपका है 2.98%, कितना रखा है, तो बिहार का राजकोषीय घाटा 2.98% लक्ष्य रखा है। इस डाटा को आप 100% याद रखिएगा और इसके साथ साथ जो राजकोषीय घाटा आपका वैल्यू में है इसे भी ध्यान रखिएगा। ये आपका है 29,095.42 करोड़। ठीक है, यदि आपका यानी पैसे में बात करें तो ये आपका है 29,095.42 करोड़, ये है आपका बिहार का राजकोषीय घाटा होने का अनुमान है। और ये परसेंटेज में कहा जाए तो ये आपका है 2.98%। ये आपका ये जो परसेंटेज है किसका परसेंटेज है, ये बिहार के जीएसडीपी का परसेंटेज है, ध्यान रखिएगा। बिहार के जीएसडीपी का 2.98% है। पैसा में बात करें तो 29,095.42 करोड़ है। तो ये दोनों डाटा को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में परसेंटेज में भी क्वेश्चन पूछा गया है और ऐसे डाटा में भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप दोनों याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन आपका है कि बिहार बजट 2024-25 के अनुसार शाब्दिक खर्च कौन से विभाग पर किया जाएगा। ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो शिक्षा विभाग पर सबसे अधिक खर्च किया जाएगा। कितना किया जाएगा, तो याद रखिएगा 52,639 करोड़, 52,639 करोड़। परसेंटेज में बात किया जाए तो जीएसडीपी का ये आपका है 18.89%,
89% है। तो इस परसेंटेज में भी ध्यान रखिए और इस डाटा में भी ध्यान रखिए, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो शिक्षा पर कितना खर्च किया जाएगा, 52,639 करोड़ खर्च किया जाएगा और ये परसेंटेज कितना जीएसडीपी का, तो 18.89% है, ठीक है। ये आपका बिल्कुल सही है। आप लोग यूट्यूब पर कहीं कहीं देखते होंगे, ये आपको बताता होगा कि शिक्षा पर 22% खर्च किया जाएगा, आप लोग देखे होंगे यूट्यूब पर, ठीक है। और ये गलत डाटा है, इसको मत याद कीजिए। ये जो 22% है ये आपका योजनागत व्यय का है, ठीक है, योजनागत व्यय का है। तो बहुत सारे यूट्यूबर ऐसा है उसको समझ नहीं आता है कौन सा योजनागत होता है कौन सा गैर योजनागत होता है, सीधे पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये डाटा आपका गलत है, ठीक है। जो आप देखते होंगे अधिकांश बड़े बड़े यूट्यूबर आपको, बड़े बड़े कोचिंग वाले आपको बताता होगा, ये आपका गलत है। याद रखिए आप 18.89% ही है और 52,639 करोड़ ही है, ठीक है। ये आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हम, क्वेश्चन आपका 6 है। क्वेश्चन अगर आपका वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य में केंद्र करों से केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में कितने करोड़ रुपया प्राप्त होने का अनुमान है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ऐसे प्रश्न आपके बीपीएससी में आते हैं और ये शायद आपका ऐसे क्वेश्चन 66वें बीपीएससी में आया था, ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन आपका आया था। तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये आपका है 1,13,011 करोड़, 1,13,011 करोड़, यानी बिहार को केंद्रीय कर से इतना हिस्सा मिला है, बिहार को 1,13,011 करोड़, ठीक है। परसेंटेज में बात करें तो ये बिहार के जीएसडीपी का 40.52% है, ठीक है, 40.52% है। और बिहार में बिहार सरकार का जो आय का स्रोत है, यही सबसे बड़ा आय का स्रोत है। केंद्रीय करों में बिहार का हिस्सा जो मिलते हैं वही आपका बिहार के जीएसडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 40.52% ये केंद्रीय करों से बिहार को हिस्सा मिलते हैं और ये बिहार के बजट में सबसे अधिक योगदान देते हैं, आपका ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो केंद्रीय करों के रूप में सबसे अधिक बिहार को योगदान मिलते हैं, ठीक है। तो बजट का कितना है, तो सॉरी जीएसडीपी कितना है, तो जीएसडीपी का 40.52% है, ठीक है। और देखिए दूसरा स्थान पर क्या आता है, ये तो आपका बता दिए सबसे अधिक मिलता है यहाँ से केंद्रीय करों से। दूसरा आपका है राज्य के खुद का जो आय आते हैं, राज्य के खुद का आपका जो कुल आय आते हैं, ये आपका आता है सेकेंड स्थान पर। ये आपको उसको प्राप्त हुए हैं 61,000, ठीक है, 61,625 करोड़, 61,625 करोड़। और ये आपका होता है 19.47%, ये होता है जीएसडीपी का 19.47% होता है। तो सेकेंड पर बिहार में आय का स्रोत सबसे अधिक क्या है, राज्य के खुद का आय है, ठीक है, खुद का करों से आय है। तीसरा स्थान पर क्या आता है, तीसरा स्थान पर राज्य का सबसे बड़ा आय का स्रोत जो है वो आपका है केंद्र से सहायता। पहला क्या था, केंद्रीय करों में हिस्सा, और तीसरा स्थान पर है केंद्र से सहायता, ठीक है। एक होता है केंद्र से सहायता है, तो ये इसका टैक्स, इसका यानी ये चुकाना नहीं पड़ेगा, सहायता है केंद्र से, ठीक है, तो उसे राज्य को केंद्र को चुकाना नहीं पड़ेगा, केंद्र से क्या है, सहायता है। तो तीसरा स्थान पर बिहार सरकार का जो आय का स्रोत है यह है केंद्र से यानी सहायता। ये कितना है, तो ये आपका है, ध्यान रखिएगा, 52,160 करोड़, 52,160 करोड़। ये आपका है 18.7%, 18.7%, इससे भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखें कि जो बिहार सरकार का आय का स्रोत है, सबसे पहला क्या है, तो केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा, ठीक है, पहला ये देखे थे केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा। सेकेंड क्या है स्रोत, तो राज्य के खुद का आय का स्रोत, ठीक है, जो कर मिलते हैं राज्य को। तीसरा क्या है, तो तीसरा है आपका केंद्र से सहायता, ठीक है। ये भी आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है, ये भी आपका एग्जाम में क्रम में मैच करने के लिए आते हैं, ठीक है, बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम आपसे एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, याद रखना।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन आपका है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजस्व और पूंजीगत व्यय का कुल अनुमानित व्यय का लगभग कितना % है। तो ये जो आपका राजस्व व्यय है ये आपका लगभग 80.97% है, जबकि जो पूंजीगत व्यय है ये आपका लगभग 19.03% है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि बिहार में राजस्व व्यय बहुत ज़्यादा है जबकि पूंजीगत व्यय बहुत कम है, इसीलिए बिहार पिछड़े हुए हैं। ठीक है, क्यों? देखिए, जो पूंजीगत व्यय होता है वो राज्य सरकार के लिए या केंद्र सरकार के लिए एसेट के रूप में कार्य करते हैं, उससे आगे जाकर राज्य सरकार या केंद्र सरकार को उससे यानी जो स्टेट का ग्रोथ है उसमें विकास में सहायता करते हैं। ठीक है, यानी उस इतना जान लीजिए कि राज्य सरकार को इससे बेनिफिट होगा पूंजीगत व्यय से। ठीक है, तो हमेशा राज्य सरकार या केंद्र सरकार चाहते हैं कि पूंजीगत व्यय उसका बढ़े। ठीक है, और ये जो राजस्व व्यय है ये आपका राजस्व व्यय में क्या होता है, ये जो आपका जितने भी कर्मचारी है उसका जो पेंशन मिलता है, उसको जो वेतन मिलता है, ये आपका राजस्व व्यय में काउंट होता है। तो किसी भी कर्मचारी को पेंशन या बीमा देने से या सैलरी देने से उससे राज्य सरकार का ग्रोथ नहीं होता है, राज्य का ग्रोथ नहीं होता है, यानी उसके GDP जो GSDP होता है उसके वृद्धि में आपका योगदान जो होता है वो आपका पूंजीगत व्यय का ज़्यादा होता है, जबकि राजस्व व्यय जो है ये आपका राजकोषीय घाटा बढ़ाते हैं। जो राजस्व व्यय है उसी कारण से राज्य सरकार का राजकोषीय घाटा आपका बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमेशा सरकार चाहते हैं कि पूंजीगत व्यय बढ़े और राजस्व व्यय घटे, लेकिन और एक चीज़ और देखे होंगे कि इसीलिए कोई भी सरकार या केंद्र सरकार आपका वैकेंसी नहीं देते होंगे, क्योंकि इससे राजस्व व्यय आपका बढ़ जाएगा। आप देखेंगे बिहार सरकार बहुत वैकेंसी दे रहे हैं, इसीलिए इसका ये है कि देखिए आपका राजस्व व्यय सबसे अधिक बढ़ गया है, 80%, लगभग 81% आपका राजस्व व्यय है बिहार का। इसका कारण है कि बिहार सरकार अभी जॉब बहुत दे रहे हैं और ये सभी जो सैलरी होते हैं वे सभी आपका राजस्व व्यय में काउंट होते हैं, ना कि पूंजीगत व्यय। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम इसको देख लेते हैं डाटा के रूप में कि कितना आपका राजस्व व्यय है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका है 2,75,000 जो राजस्व व्यय है ये आपका है 2,75,676 करोड़। ठीक है, ये जो आपका है ये आपका है राजस्व व्यय है। ठीक है, पूंजीगत व्यय कितना है? देखिए पूंजीगत व्यय आपका मात्र 53,048 करोड़ है। ठीक है, 53,048 करोड़ ये आपका है पूंजीगत व्यय, और ये जो है आपका राजस्व व्यय है। तो आप देख लीजिए कितना का अंतर है। ठीक है, इसी डाटा को भी आप याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 8 है। क्वेश्चन कर आपका कि प्राथमिक घाटा 2025-26 में कितना करोड़ होने का अनुमान है। ठीक है, प्राथमिक घाटा कितना होने का अनुमान है। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 25-26 नहीं होगा, यहाँ पर आपका होगा 2024-25 होगा। ठीक है, ये जो आपका बजट है ये आपका 2024-25 का है, तो आपका डाटा भी 2024-25 का ही होगा। तो प्राथमिक घाटा 2024-25 में बजट का कितना होने का अनुमान है, ध्यान रखिएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसका आपका 8 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 8,569 करोड़। ठीक है, 8,569 करोड़ ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन सी हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 9 है। क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन का आपका कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में बजट में कृषि क्षेत्र को कितना धन आवंटित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा ये आपका क्या है 36,000 करोड़। 36,000 करोड़ इस बार बजट में कृषि क्षेत्र को दिया है। ये जो GSDP का है ये आपका GSDP का मात्र 1.29% है, यानी कृषि क्षेत्र को जो पैसा मिला है वो आपका GSDP का मात्र 1.29% मिला है। ये आपका बहुत ही कम है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन का आपका वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य को अपने स्रोत से कर राजस्व के रूप में कितने धन प्राप्त होने का अनुमान है। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, देखिए राज्य सरकार को अपने राजस्व से 61,625.86 करोड़, ठीक है, इतना राज्य को अपने राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। ठीक है, और उसमें देखिए दो भाग होता है, एक होता है कर राजस्व और एक होता है आपका गैर कर राजस्व। ठीक है, तो कर राजस्व कितना है,
तो कर राजस्व जो है बिहार को ये आपका मिला है मिलने का अनुमान है 54,300 करोड़। ठीक है, 54,300 करोड़। और जो आपका गैर राजस्व व्यय है, गैर कर राजस्व व्यय, ठीक है, गैर कर राजस्व व्यय जो है ये आपका है 7,325.86 करोड़। ठीक है, 7,325 करोड़ ऐसे आप याद रखिए। तो ये आपका है कर राजस्व और ये आपका गैर कर राजस्व। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा 54,300 करोड़। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये जो सभी आपका है जितने में डिस्कशन करते हैं, जो आपका पीडीएफ मिलेगा, इस पीडीएफ आपका पूरे डिस्कशन आपको दिया रहेगा। ठीक है, पीडीएफ जो उसका मिलेगा उसमें आपका पूरे डिस्कशन ऐसे ही दिया रहेगा, जितना अभी आपको बताते हैं उससे ज़्यादा आपको इसके पीडीएफ में मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपका 11 पर। क्वेश्चन कर आपका कि 2022-23 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय मौजूदा कीमत पर, इसका अर्थ बताते हैं क्या होता है। तो 2022-23 में बिहार के प्रति व्यक्ति आय कितने रुपये होने का अनुमान है। अब देखिए यहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उसे पता नहीं होता है कि मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय क्या होता है और रियल प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। ठीक है, ये जो है लिखा है मौजूदा कीमत पर, इसका अर्थ होता है जो अभी आपका वित्त वर्ष चल रहा है 2024-25, इसके अकॉर्डिंग बताइए। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग बताइए। लेकिन आपका ये 2022-23 का है, तो यहाँ पर हम कहेंगे मौजूदा कीमत यानी 2022-23। ठीक है, तो ये आपका वर्तमान ईयर है। इस पर जो हम कैलकुलेट करते हैं उसको हम बोलते हैं मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय। तो ये आपका है 59,667 रुपया। 59,667 रुपया ये आपका अभी बिहार का प्रति व्यक्ति आय है। किस पर? तो वर्तमान मूल्य पर। ठीक है, यानी मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय इतना है 59,637 रुपया। ठीक है, जबकि एक होता आपका रियल यानी वास्तविक प्रति व्यक्ति आय। रियल प्रति व्यक्ति आय कब कहेंगे? जो आपका आधार वर्ष पर निकलता है। जो आपका आधार वर्ष अभी है 2011-12, तो इस आधार वर्ष पर जो प्रति व्यक्ति आय काउंट होते हैं उसको बोलते हैं वास्तविक प्रति व्यक्ति आय। और ये जो अभी आपका बिहार का है ये आपका है 35,119 रुपया। 35,119 रुपया है। तो दोनों डाटा आप याद रखिए। ठीक है, आप लोग कहीं देख लेते हैं यूट्यूब पर कि 35,119 बताया है, आप बता रहे हैं 59,637, तो लगता है गलत है। लेकिन इसके पीछे आप समझते नहीं है कि प्रति व्यक्ति आय भी दो तरह के होता है। जैसे आपका जीएसडीपी दो तरह से होता है, उसी तरह से प्रति व्यक्ति आय भी दो तरह से होता है। एक आपका होता है रियल जीडीपी जो आपका बेस ईयर पर निकालते हैं, एक होता है आपका मौद्रिक जीडीपी या मौद्रिक जीएसडीपी जो आपका होता है एक यानी वर्तमान मूल्य पर होता है। उसी तरह से आपका प्रति व्यक्ति आय भी होता है। ठीक है, उसी तरह प्रति व्यक्ति आय भी होता है। जो बेस रेट में निकालते हैं उसको बोलते हैं वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, जो वर्तमान मूल्य पर निकालते हैं उसको बोलते हैं मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय। तो आई होप आज के बाद आप लोग इसको नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा 59,637 जो है ये आपका बिहार का मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय है और 35,119 रुपया जो है ये आपका बिहार का वास्तविक प्रति व्यक्ति आय है, यानी बेस ईयर पर है। ठीक है, वास्तविक है यानी बेस ईयर पर है, इसे आप ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अभी आपका वर्तमान में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक किस जिला का है? तो पटना जिला का है। ठीक है, पटना का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय किसका है? तो शिवहर जिला का है। और ये एग्जाम में आपके आया हुआ है पहले भी, इसे आप ध्यान रखिएगा। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय बिहार में शिवहर का है, सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय आपका पटना का है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन आपका 12 पर। क्वेश्चन कर आपका कि बिहार बजट 2024-25 के अनुसार राज्य पर कितना सार्वजनिक ऋण है। राज्य पर कितना सार्वजनिक ऋण है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन 12 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2,97,908 करोड़ इतना बिहार सरकार पर ऋण है। ध्यान रखिएगा, बिहार सरकार पर इतना ऋण है। और ये जो है ये आपका बिहार का जीएसडीपी का आपका 30.51% है, 30.51% है। आप समझ सकते इतना बिहार सरकार पर कर्ज है यानी ऋण है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन का
13 है। क्वेश्चन 13 का है कि 2024-25 के अंत में बिहार राज्य पर बकाया देनदारी सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है। अभी हम लोग क्या देखे थे, हम लोग देखे थे अभी कि बिहार सरकार पर कितना ऋण है, तो आपको बताया था ऑप्शन ए होगा। और ये कितना बताया था हम जीएसडीपी का 30.51% बताए थे, ठीक है। तो ये क्या है, ऋण है। और अगला प्रश्न जो है ये आपका है कि बिहार सरकार पर बकाया देनदारी, कुल देनदारी कितना है। देखिए ऋण अलग होता है, देनदारी टोटल आपका अलग होता है। देखिए इधर करते हैं, जो टोटल देनदारी है उसमें क्या होता है, जो बिहार सरकार का ऋण होगा ये भी काउंट होगा, और जो किसी का जो उधार लिया होगा, यानी पैसा जो हम बोलते हैं अपना भाषा में उधार जो लिया होगा ये भी काउंट होगा, ठीक है। तो ऋण प्लस उधार इस दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये बिहार सरकार का है लगभग 35.7%, 35.7% है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन है कि 2022-23 में कृषि विनिर्माण और सेवाओं का अर्थव्यवस्था में योगदान करने का अनुमान है। देखिए कृषि जो है इसको क्या कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। तो आपका सीधा न पूछ का थोड़ा सा घुमा दिया है, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र। विनिर्माण आपका किस में आता है, द्वितीय क्षेत्र में आता है, ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में आता है। और सेवा जो आते हैं ये आपका तृतीय क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। तो यानी सीधे से क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2022-23 में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में अर्थव्यवस्था में क्या योगदान रहने का अनुमान है। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आपके एग्जाम में आ चुका है। खासकर आपका 17वीं बीपीएससी के लिए आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। खास बात ये भी है कि डाटा आपको सब जगह सही नहीं मिलेगा। बहुत सारे कोचिंग है, बहुत सारे यूट्यूबर है, बड़े बड़े चैनल वाले, वो भी आपका इसका डाटा गलत बताते हैं, ठीक है। तो उस पर आप बिलीव नहीं कीजिए, ये मत समझिए कि उसका कोचिंग बड़ा है तो उसका सही होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जिसका चैनल या जिसका कोचिंग छोटा होता है, स्टार्टिंग में रहते हैं, वही ज़्यादा मेहनत करते हैं। और वो जो बताएंगे आपको 100% डाटा बहुत एनालिसिस करने के बाद बताते हैं, सर्च करने के बाद बताते हैं, ठीक है। तो वही बात है, जो हम आपको बताएंगे वो 100% सही है। आँख मूंद कर आप इसे याद कीजिए, आपके एग्जाम में यही सही होगा। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। देखिए प्राथमिक क्षेत्र का 20% योगदान है, द्वितीय क्षेत्र का भी 20% योगदान है, और आपका तृतीय क्षेत्र का 60% योगदान होने का अनुमान है। तो ये आपका डाटा बिल्कुल सही है। इसका डाटा बहुत सारे कोचिंग वाले गलत बता रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 15 है। क्वेश्चन आपका 15 है। क्वेश्चन कर रहा है कि 2022-23 में कृषि विनिर्माण सेवाओं में कितना वृद्धि होने का अनुमान है। अब देखिए आपको लगता है कि ये दोनों प्रश्न एक ही है, नहीं, ये दोनों प्रश्न अलग है। यहाँ पर ये कह रहा है कि कृषि विनिर्माण और सेवा यानी प्राथमिक द्वितीय का तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना है, ठीक है, योगदान कितना है ये कह रहा है आपका क्षेत्र का। जबकि यहाँ पर जो प्रश्न है ये आपका कह रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि, द्वितीय क्षेत्र विनिर्माण और तृतीय क्षेत्र सेवा में कितना % वृद्धि होने का अनुमान है, ठीक है। तो दोनों अलग है, तो इसका याद रखिएगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र में 6.7%, द्वितीय क्षेत्र में 6.8% और तृतीय क्षेत्र में 13% वृद्धि होने का अनुमान है। और ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में आ चुके हैं, बीपीएससी एग्जाम में, ठीक है। तो ये आपका एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप ज़रूर याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 16 है। क्वेश्चन कर आपका वित्त वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना पर कुल कितना खर्च किया जाएगा। मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना पर कुल कितना खर्च किया जाएगा। तो याद रखिएगा 600 करोड़, ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 17 है। क्वेश्चन कर आपका बजट 2024-25 में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए कितने राशि आवंटित किया गया है। तो आपका जो है 700 करोड़, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका 18 है। क्वेश्चन कर आपका 18 कि बिहार में गरीबी दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है। बिहार में गरीबी दर में कितने % कमी आई है। तो ये आपका जगह ऑप्शन सी 18.13%, यानी बिहार में 18.13% गरीबी में कमी आई है। क्वेश्चन आपका 19 है। क्वेश्चन कर आपका कि राज्य सरकार ने
चतुर्थ कृषि रोड मैप को लागू किया है। कारण इसमें 2028 तक कृषि एवं सीमावर्ती क्षेत्र के लगभग कितना व्यय किया जाएगा। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप ध्यान रखिएगा। तो 1.2 लाख करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा ये आपका चौथे कृषि रोड मैप के लिए। ऑप्शन आपका सी होगा। आगे आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन कर आपका आर्थिक रूप से गरीब लोगों को के लिए लघु उद्यमी योजना के तहत स्वरोजगार के लिए अधिकतम कितने रुपए का अनुदान दिया जाएगा। तो अधिकतम 2 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा, इसे याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभी आप देखेंगे जो 69वें बीपीएससी हुआ था उसमें आपका इकोनॉमिक्स से डाटा आपका ज़्यादा पूछा गया था। ठीक है, इकोनॉमिक्स का जो खासकर डाटा है ये आपका ज़्यादा पूछा गया था, इसीलिए आपका इस 17वें बीपीएससी के लिए आपका ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन कर आपका कि बिहार के किस जिले में स्लम में रह रही महिलाओं को उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छगिनी परियोजना शुरू की है, यानी चालू की गई है। ये भी इम्पोर्टेंट है। स्लम किसका कहते हैं, जो मैली बस्ती में रहते हैं, जिसको अपना घर नहीं रहता है, रोड पर फुटपाथ पर घर बनाकर रहते हैं, उसी को बोलते हैं स्लम। ठीक है, तो ऐसे महिलाओं को उद्यमिता को, उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, उद्योग मतलब यहाँ ये नहीं हुआ कि बड़ा उद्योग, ठीक है, जो आपका लघु उद्योग है या आपका कुटीर उद्योग है, हथकरघा उद्योग है, उसमें उसको बढ़ावा देने के लिए स्वच्छगिनी परियोजना शुरू करने जा रहा है। कहाँ पर, तो ये पटना में शुरू करने जा रहा है। ठीक है, तो ये भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इससे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन कर आपका कि वित्त वर्ष यानी वित्तीय वर्ष 2024-25 का वार्षिक स्कीम का कुल बजट अनुमान कितने रुपए करोड़ का है। देखिए इसमें क्या क्या वार्षिक स्कीम, इसका अर्थ ये हुआ है आपसे पूछा जा रहा है योजनागत व्यय कितना है। ठीक है, योजनागत व्यय कितना होने का अनुमान है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है, सॉरी योजनागत व्यय पूछे जा रहा है। ठीक है, अब देखिए, चलिए देखते हैं कि देखिए टोटल बजट आपका कितना बिहार का 2,78,725.72 करोड़ है। अब देखिए ये जो आपका टोटल बजट है उसमें दो तरह से होता है, एक आपका होता है योजनागत व्यय और एक होता है आपका गैर योजनागत व्यय। तो इधर जो आपको बता रहे हैं हम योजनागत व्यय बता रहे हैं, ये आपका है लगभग 1,19.63 करोड़, ये आपका करेक्ट। ठीक है, और इधर जो आपका है गैर योजनागत व्यय, ये आपका है 1,78,706 करोड़ लगभग है, या पॉइंट में देखेंगे तो 67 करोड़। ठीक है, तो 1,78,706 करोड़ है, ये आपका गैर योजनागत व्यय, और योजनागत व्यय 1,19.63 करोड़ है। ठीक है, तो उसको हम लगभग कह सकते हैं 1 लाख करोड़। ठीक है, लगभग कह सकते हैं 1 लाख करोड़ योजनागत व्यय है। आगे आपका क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन कर आपका बिहार सरकार द्वारा बजट में कितने प्राथमिकता दी गई है। तो 8 क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है, ऑप्शन आपका डी होगा। क्वेश्चन आपका 24 है। क्वेश्चन कर आपका कि किस मौके पर महिलाओं को राजपथ परिवहन की बसें से निःशुल्क यात्रा की घोषणा बजट में की गई है। तो रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर बसें को बिहार में फ्री करने के लिए ये आपका यानी ये घोषणा बजट में ही किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा। आगे आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन कर आपका बजट के अनुसार 2023-24 में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण और नवीनीकरण किया गया है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो आपका होगा ऑप्शन डी 26.42 किलोमीटर यानी 26.42 किलोमीटर। ठीक है, इससे आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 27 का है कि आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 योजना के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में विभिन्न विभागों के अंतर्गत कितने धन आवंटित किया गया है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, 7 निश्चय योजना 2 के लिए कितना धनराशि दिया गया है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कि 5,040 करोड़। ठीक है, 5,040 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है 7 निश्चय योजना 2 के लिए। ठीक है, आप देखिए जो हम आपको बिहार इकोनॉमी सर्वे का क्लास करवा चुके हैं पहले, और उसमें आपको ये हम पूरी आपको बताए थे 7 निश्चय योजना 2 को। ठीक है, तो बिहार इकोनॉमी सर्वे भी आपको हम करवा चुके हैं, तो इसका भी क्लास आप जाकर देख सकते हैं।
आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन अगर आपका बिहार आर्थिक यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, सर्वेक्षण होगा, ठीक है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार की मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय कितनी है। पहले हम बात कर चुके हैं मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। तो जो आपका वर्तमान मूल्य होता है, वर्तमान ईयर जो होता है, उसके आधार पर जो कैलकुलेट करते हैं उसे बोलते हैं प्रति व्यक्ति यानी मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय। यह कितना है, तो ये आपका है 59,667 रुपया। 59,667 रुपया ये बिहार का मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय है, यानी वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय है। अगला आपका प्रश्न है, क्वेश्चन 29 है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय कितनी रुपया है। तो ये आपका देखिए क्या कह रहा है, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन को सही से पढ़िए फिर आप जवाब दीजिए। तो वास्तविक प्रति व्यक्ति आय यानी आपका बेस ईयर पर कह रहा है, बेस ईयर क्या है 2011-12 है। तो 2011-12 के आधार पर बिहार का जो प्रति व्यक्ति आय है ये आपका 35,119 रुपया है। 35,119 रुपया है। ये बिहार का रियल, ठीक है, रियल प्रति व्यक्ति आय है, ठीक है। अब यदि आपका एग्जाम में सीधे पूछता है कि बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना है, ठीक है, यहाँ पर आपका नहीं मौद्रिक देता है नहीं आपका वास्तविक देता है, तब क्या करेंगे, तब आप यही वास्तविक लगाकर आएंगे, ठीक है। तब आप ऑटोमेटिक समझेंगे कि आपका रियल प्रति व्यक्ति आय ही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे भी ध्यान रखिएगा, कुछ भी आपको ना दिया हो वास्तविक या मौद्रिक, तब क्या लगा करना है, वास्तविक वाला ही आपको लगाकर आना है 35,119 रुपया, ठीक है। इसी को आप लगा कर आना है, ठीक है, एग्जाम में। तो ये था आपका बिहार बजट का इम्पोर्टेंट प्रश्न, ठीक है। इससे पहले देखिए आपको हम बिहार बजट का जो यानी सब्जेक्टिव फॉर्म में भी आपको क्लास करवा चुके हैं, यानी उसमें पूरे डिटेल्स में हम बात किए थे, ठीक है, किस क्षेत्र में कितने पैसा दिया गया है पूरे हम बात किए थे। तो यदि आप इसका पूरे डिटेल्स में और देखना चाहते हैं तो इसके वीडियो में इसका डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप इस वीडियो को भी देख लीजिएगा। इससे आपका एक बार और आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। और आपको बिहार इकोनॉमिक सर्वे करवा चुके हैं पहले ही, बिहार इकोनॉमिक सर्वे आपको हम पहले करवा चुके हैं, ठीक है। तो इसको भी आप एक बार क्लास देख लीजिएगा, बिहार इकोनॉमिक सर्वे को। इसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म दोनों एक ही क्लास में आपको करवाए हैं। पहले आपका सब्जेक्टिव होगा, पूरे डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद आपका इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेगा। तो बिहार इकोनॉमिक सर्वे भी आपको हम करवा चुके हैं और आज आपका बिहार बजट का क्वेश्चन भी करवा चुके हैं, ठीक है। और कल आपका जो क्लास हुआ था इसमें हम देखे थे बिहार का अभी वर्तमान का न्यू मंत्रिमंडल, ठीक है। तो ये भी अब इस वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको डाल देंगे, इस क्लास को भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये सभी क्लास आपका बीपीएससी एग्जाम के लिए खास करके आपका इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट हैं जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ये सभी इस क्लास को जरूर देखिए। और चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर जो भी आपको बताते हैं पूरे आपका जेन्युइन बताते हैं, ठीक है। और आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।